Dear students, myself Dr. Shiba Khalid and I am Professor of Sociology. जैसा हम अपनी पिछली वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस ले रहे हैं, जो कि हमारे कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी। पिछली जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने इमाइल दुर्खीम को कवर किया है। उसमें इमाइल दुर्खीम के सोशल फैक्ट्स, सुसाइड एंड डिवीजन ऑफ लेबर को मैंने कवर किया है। आज की इस वीडियो में मैं दुर्खीम एंड रिलीजन यानी दुर्खीम्स रिलीजन एंड सोसाइटी, ये जो टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस से, आज मैं इसको कवर करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं दुर्खीम एंड रिलीजन से। सबसे पहले हम ये जानेंगे, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी प्रीवियस क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको वहां जा कर के देख सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्री बुक्स ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ऑफलाइन मोड में उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग www.mysocialbliss.com पे जाकर ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके यूपीएससी सिलेबस से भी रिलेटेड, उसमें सोशियोलॉजी, ऑप्शनल एंड अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको आप लोग वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं कवर करूँगी दुर्खीम एंड रिलीजन और दुर्खीम रिलीजन एंड सोसाइटी। तो दुर्खीम जो है, ही डिफाइंस रिलीजन इन द फॉलोइंग वेज। A religion, according to him, a religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things. For example, things set apart and forbidden, यानी beliefs and practices which unite in one single moral community called a church. यानी जो हमारे sets of beliefs हैं, हमारे जो sacred acts हैं, हमारे मोरल हैं, वो एक जगह कंबाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं, जिसको कि हम सिंगल मोरल कम्युनिटी यानी चर्च का नाम देते हैं। सो ऑल दोज हु एडर टू देम, यानी बाकी जो लोग हैं सबको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंड ए वे ऑफ क्रिएटिंग सोशल ऑर्डर। सो गॉड इज सोसाइटी रिट लार्ज। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिलीजन एक एक्सप्रेशन है, जो कि गॉड ने हमारी सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, सोशल ऑर्डर को हमें जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको कि हमको फॉलो करना पड़ता है रिलीजन में। तो दुर्खीम्स के जो मेजर बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में पब्लिश हुई, एंड इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट ओरिजिनल बुक और वर्क अपॉन रिलीजन। ये जो उनकी किताब थी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में पब्लिश हुई, और इसको एक बहुत ही ओरिजिनल वर्क जो था इमाइल दुर्खीम का, उसके अकॉर्डिंगली इसको माना गया। तो इट इज़ रिगार्डेड एज हिज बेस्ट एंड मोस्ट मैच्योर वर्क। सो वेयर सुसाइड फोकस ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेटस फ्रॉम वेरियन सोर्सेज, जिस तरह से हम सुसाइड की थ्योरी है जो मेरी प्रीवियस क्लास में है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सुसाइड जो है उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से डिफरेंट स्टैटिक्स और फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज को उसको कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, एंड देन रिजल्ट्स पे आया। सो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ यूज वन केस स्टडी इन डेप्थ, and this is called the Australian Aborigines. So Durkheim chose this group, ये जो ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनीज ग्रुप था, दुर्खीम ने इस ग्रुप को चूज़ किया बिकॉज ही फेल्ट दैट दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन विद इन द कल्चर। सो दुर्खीम सेट out to do two things. He established the fact that religion was not divinely or supernaturally inspired and was in fact a product of society. यानी रिलीजन को हम एक सुपर नेचुरल पावर की तरह से नहीं देख सकते या एक डिवाइन पावर की तरह से नहीं देख सकते, बल्कि ये प्रोडक्ट है सोसाइटी का टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू कंट्रोल द we can take it as a social control or to maintain the social order in the society.
So Durkheim also sought to identify the common things that religion plays an emphasis upon, as well as what effects those religious beliefs had on the lives of all within the society. यानी जो religious beliefs हैं उनके effects जो लोग society में रह रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से पड़ता है, वो किस तरीके से उनकी day to day life उससे इम्पैक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है और वो अपने डे टू डे लाइफ में बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से रहता है और एक ऑर्गेनाइज और सोशलाइज लाइफ किस तरीके से गुजारते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, religion is something eminently and social religious representations are collective representations. यानी जो सोशल और रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन है ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी कलेक्टिव रियलिटी को, जो हमारी कलेक्टिव को रियलिटी को विच एक्सप्रेस आवर कलेक्टिव रियलिटी टू रिकॉग्नाइज द सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन. जो सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन है दोनों बिहेवियर मिलके यानी हमारे सोशल रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेशंस हैं दे आर द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी दोनों मिलके सोशल एंड रिलीजियस जो बिहेवियर हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस हैं दे गिव अस और दे एक्सप्रेस द रियलिटी and recognize the social origin of religion. So Durkheim argued that religion acted as a sources of solidarity and religion provides a meaning of life. यानी दुर्खीम का ऐसा मानना थी कि रिलीजन को एक सुपर नेचुरल पावर या डिवाइन मानने से हम नहीं मान सकते. हमें इसको अगर देखना है तो रिलीजन को हम इस तरीके से देखें कि हमारे जो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, हमारी सोशल लाइफ कंट्रोल करने के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो बिलीव्स हैं, जो नॉर्म्स हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं, हमारे जो कलेक्टिव कॉन्साइंस का जो नाम दिया इमाइल दुर्खीम ने, उसके थ्रू हमारी जो लाइफ है उससे उसको मेंटेन करते हैं, उसको ऑर्डर में रखते हैं और सॉलिडरिटी बनाने के लिए सोसाइटी में हम रिलीजन को यूज़ करते हैं या रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है टू सोशल ऑर्डर टू मेंटेन द सॉलिडरिटी इन द society. So Durkheim's concern about religion was lay in the fact that it was one of the main agencies of solidarity and morality in society and was therefore part of the central problem of social solidarity. So which he wished to explore, he wanted to explore that, and he wanted to just give the fact that the religion is not a supernatural power or divine power, बल्कि ये हमारी सोशल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ को रेगुलेशन देने के लिए, ऑर्डर में रखने के लिए, सॉलिडेरिटी जो है सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए जो हमारा रिलीजियस है वो हमें जो हमारे नॉर्म्स एंड बिलीव्स उनको प्रोवाइड करता है. सो दुर्खीम्स कंसर्न अबाउट रिलीजन वॉज he wanted to has many purpose of studying elementary form of religion. So firstly Durkheim wanted to clear all the observation or obsession by writing a book on religion before his death. His duty was to know the problem of the society. वो जानना चाहता था कि सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है. तो दुर्खीम ने जो है सेकेंडली Durkheim was influenced by two scholars. Number one, W. Robertson Smith in his book The Religion of Semites in 1894 concluded that ancient religions consisted primarily of institution. जो हमारे ancient religions थे वो they were consisted of primarily institutions, practices, beliefs and norms, and that is of rites and ceremonies, and that myths that is belief and creeds were a outgrowth of these. So in fact this idea later contributed to the formation of sociological theory of religion. तो ये जो आइडिया था वो बाद में सोशलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन में चेंज हो गया था, जो W. रॉबर्टसन स्मिथ ने अपनी किताब में रिलीजन ऑफ सेमाइट्स में मेंशन किया था. सो दूसरे जो थे वो थे जेम्स फ्रेजर.
तो जेम्स फ्रेज़र की जो फेमस बुक थी उसका नाम था गोल्डन बो। तो देयर हैव बीन सो दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। उन्होंने अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में बात नहीं किया था, एंड नॉट सजेस्टेड टू हाउ मॉडर्न रिलीजन फंक्शंस इन द सोसाइटी. That means that Emile Durkheim, he developed the idea that study of religion is its most complex form can be understood. So accomplished only when religion is studied in its most primitive and elementary form. अगर हम religion को जब हम स्टडी करेंगे बहुत प्रिमिटिव और एलिमेंट्री फॉर्म में, तो ये बहुत जो स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कैन बी अंडरस्टूड, उसको समझने में बहुत ज़्यादा हमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो थर्डली इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि द कन्फ्यूजन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. जो उनका थर्डली जो उनका कंसर्न था वो इस बारे में था कि रिलीजन और साइंस, यानी अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, साइंस इटसेल्फ रिवील्स दैट रिलीजन इज मेयरली द ट्रांसफिगरेशन ऑफ सोसाइटी. यानी रिलीजन से हमारी सोसाइटी की जो सॉलिडेरिटी है, जो कंट्रोल है, हम उससे रखते हैं. सो इमाइल दुर्खीम ही स्टडीज दैट Arunta tribes of Australian Aborigines, he studies over there, and he defined that religion, he must be first free the mind of all preconceived idea of religion. So he discarded the notion that religion is concerned only with the supernatural power or the divine power or supernatural phenomena. So with God's spirit and ghosts, this type of feeling सबसे पहले उन्होंने हटाई. And he also point out that religion is as concerned with the solidarity or ordinary as the extraordinary aspect of life. यानी हमारी जो extraordinary और ordinary जो aspects of life है, हमारा जो religion है उनसे concern है. यानी हमारी जो day to day life है, हम किस तरीके से behave करते हैं, किन मैनर में हमें बिहेव करना चाहिए, हमारे जो लॉज हैं, जो हमारे इनफॉर्मल लॉज हैं, जो कि हमारी लाइफ को ऑर्डर में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, सोसाइटी में हम एक सॉलिडेरिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, तो हमारा रिलीजन जो है हमें अवेल कराता है. तो डेफिनेशन ऑफ फिनोमेना एंड रिलीजन. सो अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, रिलीजन रेफर्स टू ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स and practices. Unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say things set apart and forbidden. So beliefs and practices which unite in one simple moral community called church and all those who adhere to it. यानी जो हमारी जो सिंपल मोरल कम्युनिटी है, जिसको कि हम चर्च कहते हैं, हमारे जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं इनसे जुड़े हुए हैं और हमको इनको मानना पड़ता है. So the definition of religion in which Durkheim arrives, religion is an independent system of beliefs and practices. So regarding things which are sacred, that is to say apart forbidden, so beliefs and practices which unite all those who follow them in a single moral community called a church. यानी एक moral community जिसके अंदर लोग इसको फॉलो करते हैं, इन beliefs को, इन practices को मानते हैं, उसको हम church कहते हैं. So the concept of church is added to the concept of sacred and to the system of beliefs in order to differentiate religion from the magic. यानी religion को मैजिक से अलग करने के लिए ये डेफिनेशन दी गई. तो विच डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व द कॉन्सेंसस ऑफ द फेथफुल इन वन चर्च. So there were two interpretations contrary to the Durkheim's regarding religion. So these two interpretation was, so which he seeks to refute in the first part of his book, that one the animism, religious beliefs are held to believe in spirit, and these spirit being the transfiguration of the experience of men have of and their own fold failure nature of body and soul. यानी
जो एनिमिज्म और रिलीजियस बिलीव जो थे वो हमारी स्पिरिट, so these spirits being the transfiguration of the experience of the man and have of their two-fold nature of body and soul. So as of naturism, it amounts to starting that men worship transfigured natural forces. यानी मैन जो था, हमारी जो सोच थी वो नेचुरल फोर्सेस का मानना कि जो 3 डिफरेंट स्टेज जो कि अगस्त कॉम्प ने बताई है, जो कि थियोलॉजिकल स्टेट थी, मेटाफिजिकल स्टेज थी एंड देन पॉजिटिविज्म। तो जो हमारी मेटाफिजिकल स्टेज थी उसमें जो ह्यूमन बीइंग उसने सुपर नेचुरल जो पावर है उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो एमाइल दुर्खीम की जो स्टडी थी, उन्होंने बताया कि वाई डिड दुर्खीम स्टडी, उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी अंडरस्टैंड द रिलीजन। तो जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, यानी एक सिंपल सोसाइटी थी, होमोजेनस सोसाइटी थी, ये अलाउ करती थी हमें एनालिसिस ऑफ essential features, यानी these societies are different enough from our own experience, यानी that we are able to see important features. So Durkheim looked for the elements which constitute that which is permanent and human in religion. क्या चीज़ permanent है religion और human में? So they form all the objective content of the idea which they express when one speaks of religion in general. So he defined animism. So theory of animism is the work of E.B. Tylor and many be found in his Primitive Culture. So first it was published in 1871, and according to Tylor, एनिमिज़म इज़ एसेंशियली अ बिलीफ इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेथ, यानी इस चीज़ में बिलीव करना कि जो डेड हैं उनकी स्पिरिट होती है या सोल होती है. सो टाइलर आर्ग्यूड दैट अर्ली मैन हैड ए नीड टू एक्सप्लेन ड्रीम्स, शैडोज एंड द हेलुसिनेशंस, स्लीप एंड डेथ. जो पहले लोग थे वो इन चीज़ों को डिफाइन किया करते. सो टाइलर कंसीडर दैट द बिलीफ इन स्पिरिट और इनविजिबल सोल or ghost or self and without an inevitable result of a universal phenomena such as dreams, very commonly we view is held that spirit visit a man's in sleep. यानी जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो ऐसा मानना था है कि जो हमारी स्पिरिट है वो हमारे अंदर से निकल जाती है. सो दैट टू व्हेन ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ड्रीम, तो जब हम ड्रीम को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. सो टाइलर asserted that the primitive man could hardly explain a dream in which he had certain actual experiences. For example, he dreamed of hunting adventure which resulted in his taking home the hunted animal and enjoying fine dinner. यानी एक ड्रीम देखा कि वो हंटिंग किया उन्होंने, उसके बाद उसको लिया और साथ में लेकर के आया और एक अच्छा सा डिनर किया. सो आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप ही फाउंड इन रियलिटी दैट ही हैड नॉट लेफ्ट हिज केव. यानी ये रियलिटी उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी केव नहीं छोड़ा, लेकिन ड्रीम में ऐसा देखा कि वो हंटिंग करने के लिए गया. तो हाउ कुड ही एक्सप्लेन दिस, कैसे वो एक्सप्लेन कर सका? तो द प्रिमिटिव मैन हैंस बिलीव इन ए स्पिरिचुअल सेल्फ, यानी विच वॉज सेपरेबल फ्रॉम हिज बॉडी सेल्फ एंड विच कुड लीड एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. यानी इस चीज़ को उन्होंने माना कि जब वो सो जाते हैं तो उनकी जो सोल होती है वो बाहर निकल के हंटिंग करती है या बाहर निकल के घूमती है या बाहर निकल जाती है. तो उसके बाद उसकी जो सोल है उसकी अपनी independent existence है. So when once he got this idea, gradually started extending the same to regard other animate being and inanimate object. So as possessing of a spirit, यानी spirit को काबू में करना. In this way the primitive man was led to animism. So Tyler is one of the opinion that animism lies at the very basis of all religions. जो एनिमिज़म है वो सारे जो रिलीजन्स हैं उनका
बेसिस है. सो इन दिस प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर स्टार्टेड दैट रिलीजन ओरिजिनेटेड मेनली इन घोस्ट फियर, यानी जो हमारा डर है घोस्ट से, जो फियर है वहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारा रिलीजन. सो एंसेस्ट्रल घोस्ट विच वर एंडोर्ड विद सुपर ह्यूमन पावर्स एंड बिलीव टू मैनिपुलेट ह्यूमन अफेयर्स एंड नेचुरल फोर्सेस, यानी हमारा बिलीव माना कि हमारे जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनसे ह्यूमन अफेयर्स यानी ह्यूमन का लेना देना होता है. पहले लोगों का ऐसा मानना होता था जो भी फेमाइन आ गया या फिर ड्रॉट आ गया या किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये गॉड हमसे नाराज़, एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके पीछे काम कर रहा है, तो ये दैविक आपदाएं जो हैं हमारे ऊपर आ रही हैं. सो हेंस प्रिमिटिव मैन हैड टू कीप द एंसेस्ट्रल घोस्ट इन गुड ह्यूमर, उनको अच्छी तरीके से एक गुड ह्यूमर में एंसेस्ट्रल जो हमारे घोस्ट थे उनको रखते थे. सो इफ दे वर टू एक्ट इन दिस हिज बिहाफ, सो स्पेंसर सेड दैट द deceased tribal leaders of great power came to be eventually worshipped as gods. तो जो उनके जो एंसेस्टर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, तो उनको गॉड की तरह वो पूजा करने लगते थे, यानी उन घोस्ट को यानी जो स्पिरिट थी उसको खुश करने के लिए उसकी पूजा करने लग गए. सो द बिलीफ ऑफ गॉड्स ओरिजिनेटेड इन दिस वे and most of the anthropologists believe that the concept of animism is fundamental to all religion. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमिज्म था, जो गॉड की जो वर्शिप ऐसा मानना है कि स्टार्ट हुई वो इस तरीके से स्टार्ट हुई, और जो एनिमिज्म है कॉन्सेप्ट ऑफ वो फंडामेंटल है सारे रिलीजन का. अब आता है हमारा नेचुरिज्म. तो इट अमाउंट्स टू स्टेट दैट मेन वर्शिप ट्रांसफिगर्ड नेचुरल फोर्सेस. तो जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो हमारे जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको वर्शिप करता है ताकि वो खुश रहें और हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ऐसा हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी में होता था. तो नेचुरलिज्म सिंपली सजेस्ट दैट दिस इज द टाइप ऑफ रिलीजन विच हैज़ emerged आउट ऑफ पीपल्स एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेज ऑफ द नेचर. So believing worship of the nature as supernatural and transcendental is called naturalism. तो आज भी हम इंडिया में जैसा कि देख सकते हैं कि नेचुरलिज्म सूर्य देवता हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इनकी पूजा की जाती है ताकि ये हमसे खुश रहें. ऐसा मानना होता है, उस पर देवी आवास है या देवतावास करते हैं तो उसको हम खुश रखने के लिए उनकी पूजा करते हैं. तो दुर्खीम रिजेक्टेड द बोथ द कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये दोनों जो एनिमिज्म के कॉन्सेप्ट थे उसको रिजेक्ट किया बिकॉज ही फेल्ट दैट दे फेल टू एक्सप्लेन द यूनिवर्सल की डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्रेड एंड द प्रोफेन. यानी जो सेक्रेड है और जो प्रोफेन है उसके बीच का जो फ़र्क है, ये जो थ्योरीज़ हैं दोनों नहीं बता पाई. तो अब हम लोग ये जानेंगे. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन विद दुर्खीम इज़ अबाउट टू प्रोवाइड द अमाउंट्स ही जस्ट अकॉर्डिंग टू हिम टू सेव द रियलिटी ऑफ रिलीजन. फॉर इफ़ मैन वर्शिप सोसाइटी ट्रांसफिगर सो ही वर्शिप एन ऑथेंटिक रियलिटी. यानी अगर वो वर्शिप सोसाइटी की करता है, यानी सोसाइटी के बारे में उसमें चीज़ें मेंटेन करने के लिए वर्क करता है, तो इसका मतलब वो रियलिटी में काम करता है एंड रियल फोर्सेस में काम करता है. तो रिलीजन इज़ टू परमानेंट, टू प्रोफाउंड एज एक्सपीरियंस नॉट टू कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रूली रियलिटी. तो उन्होंने सेक्रेड और प्रोफाउंड का मीनिंग बताया. तो ऑल सोसाइटी यानी एन religions categorize things as either sacred यानी holy जो कि religious things हैं and profane यानी हमारी everyday life. So sacred जो हुई the all things set apart as special यानी high symbolic value society believes demands reverence or towards them, and profane क्या हुआ हमारी ordinary और mundane things with not special symbolic significance. He explained that sacred refers to the things human beings set apart from, including religious beliefs, rites, deities, or any other anything socially defined as requiring social religious treatment. Profane is just the opposite of the sacred. यानी जो sacred things हैं यानी हमारे beliefs हैं,
हमारा जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तौर पे करते हैं वो और हमारी जो डे टू डे लाइफ है दोनों ही बिल्कुल अलग हैं. सो विच इज़ नॉट सेक्रेड दैट इज़ कॉल्ड प्रोफोन. यानी जो रिलीजियस नहीं है, जो सेक्रेड नहीं है, जो होली नहीं है, उनको हम प्रोफोन कहते हैं. सो ऑन वन हैंड the sphere of sacred is the idea that pertains to the numerous, transcendental and the extraordinary. On the other hand, the sphere of profound refers to the realm और हमारी everyday जो life है जो reality से related है, और जो sacred है वो चीज़ें जो हैं वो numerous things जो transcendental things हैं जो कि हमारे beliefs हैं उनसे related होता है. तो objects and behavior deemed sacred was considered part of spiritual और रिलीजियस रीम. तो जो सेक्रेड रीम्स हैं वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीम से रिलेटेड. सो दे वर पार्ट ऑफ राइट्स, ऑब्जेक्ट ऑफ रेवरेंस और सिंपली बिहेवियर्स डीम्स स्पेशल बाय द रिलीजियस बिलीफ. जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, सो दोज थिंग्स डीम प्रोफोन were everything else in the world that did not have religious functions. जो profound things हैं they did not have religious function or hold religious meaning, but while these are categories are rigidly defined as set apart. यानी हमारा जो reality हमारा day to day life है, तो so they interact with one another and depend on each another for survival. यानी जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक हम वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जैसा कि हम डिवीजन ऑफ लेबर में हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे इमाइल दुर्खीम ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से सोसाइटी में हायरार्की है. हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट करते हैं, यानी सोसाइटी के अंदर बैलेंस को, सॉलिडरिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. तो सबकी जो एक्सपर्टाइज़ है उसके अकॉर्डिंगली सबके काम बटे हुए हैं. उसके हमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. सो द सेक्रेट वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रोफेन. जो सेक्रेट वर्ल्ड है हमारा वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना प्रोफोन के यानी रियलिटी के. सो प्रोफेन वर्ल्ड टू सपोर्ट इट एंड गिव इट द लाइफ एंड वाइस वर्सा. सो इन जनरल दोज एक्सपेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ गिवन मोरल सुपीरियरिटी or reverence as considered sacred and all other aspects as a all part or of the प्रोफोन. यानी जो चीज़ें हमारी रिलीजियस से रिलेटेड हैं, सुपीरियरिटी से रिलेटेड हैं, वो हो गई सेक्रेड. अब बाकी का जो पार्ट है जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, वो आ गई प्रोफोन में. तो सोसाइटी जो है वो क्रिएट करती है रिलीजन को बाय डिफाइनिंग सर्टेन फिनोमेना एज सेक्रेड एंड अदर्स एज प्रोफोन. हमारी जो सोसाइटी है वो ही हमारे रिलीजियस को डिफाइन करती है कि सेक्रेड को अलग करके और प्रोफोन को अलग करते हैं. सो दोज एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी दैट आर डिफाइंड एज सेक्रेड एंड दैट इज दैट आर अ पार्ट ऑफ द डीम फॉरबिडन फ्रॉम द एसेंस ऑफ रिलीजन. सो देयर आर three conditions that is needed in religious society religion theory of Durkheim, that is religious belief, religious rites and church. So there must be the development of a sets of religious belief, a set of religious rites and a church. So religious belief जो है are representation with express the nature of sacred things and the religion or relation with that they sustain and either with each other or with profound things. यानी जो हमारे beliefs हैं वो represent करते हैं express and nature with sacred things, लेकिन जो sacred things हैं जो either with each other एक दूसरे के साथ या जो चीज़ें profound हैं उनके साथ उनका relation. सो द रिलीजियस राइट्स क्या चीज़ होती हैं? रिलीजियस राइट्स आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट which prescribe how a man should comfort himself in the presence of these sacred objects. हम अपनी डे टू डे लाइफ हम अपने कंफर्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. these rules of conduct से हमें रूल्स बताते हैं हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को सेक्रेट थिंग्स से ऑर्डर में रख के मेंटेन करके कंट्रोल करके चलना है. अगर हमारे रिलीजन नहीं होते, हमारे रिलीजियस रूल्स नहीं होते हमारे साथ, जो हमारे जो फॉर्मल लॉज जो अब हैं हमारी सोसाइटी में जिसको कि हम प्रोफोन कह सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और जो हमारे सेक्रेड लॉज हैं
जिनसे कि हमारी लाइफ कंट्रोल होती आ रही है शुरू से। हम अपने घर से ये लर्निंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, हम सीखते हैं उनसे। अगर वो ना होती तो हमारी लाइफ कैसी होती, कैसे सोशल कंट्रोल होता सोसाइटी में, कैसे हमारी लाइफ को ट्रैक पे रखा जाता। हम एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है लाइफ के। सो रिलीजन इट रिक्वायर्स अ चर्च और ए सिंगल ओवर आर्किंग मॉरल कम्युनिटी, यानी जहाँ से इन चीज़ों को, एक चर्च होना चाहिए जो आप हम टेम्पल है या मस्जिद है या चर्च है। सो टू इंटर रिलेशनशिप अमंग द सेक्रेट बिलीव्स, राइट्स एंड चर्च लेट दुर्खीम टू गिव द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। So beliefs and rites or practices unite people in social community, लोगों को जोड़ के रखते हैं by relating them to sacred things, उनको sacred things से relate करके। So this collective sharing of beliefs, rituals, etc. is essential for the development of religion। ये चीज़ें जो beliefs हैं हमारे, जो rituals हैं, वो religion के development के लिए बहुत important हैं। So religion is society transfigured. So transfiguration means society is given the shape of God or religion which we believe and start worshipping. So belief refers to a type of conviction. जो हमारा type of conviction वो हमारा belief हो गया, and making the people to do क्या करना है क्या नहीं करना है, and accept with otherwise they shall not do or shall not accept. According to Durkheim, there are 3 types of ritual practices. Durkheim के accordingly 3 टाइप के ritual practices हैं। वो क्या हैं? So following from specific sets of beliefs, namely positive, negative and peculiar. That means practices or rites, rites and practices of explanation, यानी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस रेफर्स टू दोज विच पीपल आर ऑब्लाइज टू फॉलो। जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं जिसमें पीपल को ऑब्लाइज किया जाता है उसको फॉलो करने के लिए। एंड निगेटिव प्रैक्टिसेस आर रिवर्स टू पॉजिटिव, यानी उसकी उल्टी हैं। इट रेफर्स टू दोज प्रैक्टिसेस विच पीपल आर ऑब्लाइज नॉट टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी उनको ये बोला जाता है कि आप इसको फॉलो मत कीजिए। एंड पेक्युलर प्रैक्टिसेस रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ अवॉर्डिंग पनिशमेंट टू दोज हु हैव डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्म्स एंड डिक्टेट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिलीव्स, यानी अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो हमें उसके बदले में पनिशमेंट होगा। सो इट इज़ अदरवाइज नोन एज प्यूनिटिव प्रैक्टिस। Durkheim has used the term church. So the term church here is a symbolic sense. एक symbolic sense दिया गया चर्च को. It does not refer to the place of worship. तो ऐसा नहीं है कि place of worship के लिए ही church word का इस्तेमाल किया है. So it is symbolic and does not contain its original beliefs. So it should be added, or it is added, the concept of sacred and to the system of belief in order to differentiate religion from मैजिक. रिलीजन को मैजिक से अलग रखने के लिए ये जो वर्ड चर्च का यूज़ किया है. सो विच डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द कॉन्सेंसस ऑफ फेथफुल इन वन चर्च एंड रिलीजन हैंस presupposes. So first the sacred, next the organization of beliefs regarding the sacred into the group. So finally rites or practices which process in a more or less logical manner from the body of beliefs. So अब जनरल थ्योरी ऑफ जो रिलीजन दिया उसमें टोटिज्म का टोटिमिज्म दुर्खीम ने डिस्क्राइब किया. तो ही स्टडीज़ टोटिमिज्म. तो टोटिमिज्म क्या है? अमंग द इंडिजेनस यानी ऑस्ट्रेलियन जो एबॉर्जिनीज थे, ही सॉ द टोटिज्म एज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन. सो टोटिम इज एन एनिमल और अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट स्पिरिचुअली और सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट ए पीपुल एंड देयर कॉमन ओरिजिन. जो टोटेम था वो एक एनिमल या अदर नेचुरल जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्पिरिचुअली जो सिम्बलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोगों को और उस ओरिजिन को. सो आर देयर टोटेम टुडे? सो डू मैस्कॉट्स क्वालिफाई?
तो ये हैं क्वेश्चंस इनके. सो दुर्खीम्स बुक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ इज डिवोटेड टू एलाबोरेटिंग अ जनरल थ्योरी ऑफ रिलीजन एंड डिराइव फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. So this general theory of religion is otherwise known as his theory of totemism and instead of animism or naturalism. So Durkheim book the totemism among the Australian tribes as the key concept of explain the origin of religion. तो उन्होंने जो ये टोटेमिज़म जो अमंग ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स थे उनको डिस्क्राइब किया है to describe the meaning and origin of the religion. So according to him, Australian totemism is the most primitive and simple form of religion known to us today. जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन था, हम वहाँ से जो प्रिमिटिव फॉर्म एंड सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन है इसको हम ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स से इसको देख सकते हैं. सो ही स्टडीड द ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिनीज कॉल्ड Arunta tribes. He studies all the conclusions which Durkheim presupposes the principle that one can grasp the essence of social phenomena. So by observing these things or most elementary form, Durkheim totemism reveals the essence of religion in its most elementary form. So according to Durkheim, totemism is the simplest religion. The essence of totemism is the worship of an impersonal, anonymous force. Impersonal and anonymous force, at once immanent and transcendental. So this anonymous diffuse force which is superior to men and very close to them is the reality and society itself. तो ये जो नेचुरल यानी जो एनिमल टोटेमिज़म का नाम दिया या जो नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, उनको गॉड मानना, उनकी वर्शिप करना और जो रियलिटी है एंड वेरी क्लोज देम इन द सोसाइटी इटसेल्फ, यानी जो उनसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए सोसाइटी में, इनकी डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए थे. सो द प्रिंसिपल नोशन यूटिलाइज बाय दुर्खीम वाज दोज ऑफ क्लान एंड टोटेम. जो क्लान है, तो क्लान इज ए ग्रुप ऑफ किंडर्ड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन टाइज ऑफ कॉन्सेग्यूनिटी. दैट मीन्स द क्लान इज ह्यूमन ग्रुप है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एंड विच एक्सप्रेस आइडेंटिटी बाई एसोसिएटिंग इटसेल्फ विद ए प्लांट और एनिमल. वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रेजेंट करते हैं. जो क्लान, पहले लोग एक क्लान में, ग्रुप में रहा करते थे, कबीले में रहा करते थे, जिससे उनकी आइडेंटिटी होती है. तो वो जो आइडेंटिटी है वो एसोसिएट करते थे इटसेल्फ बाय प्लांट और एनिमल. उनसे प्लांट या एनिमल से एसोसिएट होकर उनकी आइडेंटिटी जो थी वो पता चलती. तो विद जेनस एंड स्पेसीज ऑफ प्लांट or animal. So in the Australian tribes studied by Durkheim, the totems is represented in various ways. So each totem has its emblem. सबके अपने emblem थे. So it almost all clans are object, pieces of wood or polished stone. जो सारे जो clans थे, there are objects, pieces of wood or polished stone which bear a figurative representation of the totem. So ordinary objects which are referred to as churinga or are transfigured once and they bear the emblem of the totem. जो उनके emblem थे, जो उनके सिम्बल्स जो सिम्बलाइज करते थे उनको, वो जो है रिलेटेड थे ऑब्जेक्ट जो थे पीसेज ऑफ वुड और पॉलिश्ड स्टोन. सो दे शेयर द सेक्रेट क्वालिटी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द टोटेम एंड एज दुर्खीम रोट. सो टोटेमिज्म इज द religion not of certain animal or not certain of men or certain images but a kind of anonymous and impersonal forces. कोई इमेज, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना ही मैन की इमेज थी, ना ही एनिमल की इमेज थी, बट ए काइंड ऑफ एनामस एंड इम्पर्सनल फोर्स विच इज़ फाउंड इन ईच ऑफ दीज beings. So without being identified with any one of them, यानी बिना देखे और बिना समझे उसको मानना. So none possess any entirely of all participate in it. So independent is
it of the particular subject in which it is embodied, and that is precedes. But this force remains ever present, so living and true to itself. So it quickens today's generation just as it quickened yesterday's, and it will quickly tomorrow's. So taking the word is very broad sense of the might say that it is a god worshipped by each totem cult, but it is an impersonal god without a name, without a history abiding in the world. So diffuse in the countless multitude of the things, यानी जिसकी की कोई इमेज नहीं, कोई एक पहचान नहीं, कोई मैन नहीं, किसी एनिमल की कोई इमेज नहीं, बस एक इम्पर्सनल थिंग जिसको कि वो वर्शिप करते, उसमें गॉड को मानना, एक सुपर नेचुरल फोर्स. सो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स और दुर्खीम जनरलाइजेशन कैन बी conclusively stated here that all the essential elements of religious thought and life of ought to be found at least in the most primitive religion. जो most primitive religion है हमारे, उनमें हम इन लाइफ्स को देख सकते हैं. So Durkheim stated that the first attempt should be made to study religion in its simplest form. जो religion का simplest form है, सबसे पहले हमको स्टडी करना चाहिए. Then can be possible to go deeply into other including the religion in advanced society. यानी उसके बाद जो डीपली हम स्टडी करेंगे, जो एडवांस सोसाइटी हमारी, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो रिलीजन है उसको स्टडी करते. टू से दैट टोटेमिज्म इज द सिंपलेस्ट रिलीजन implies an evolutionist conception of religious history. So if Durkheim asserts that it is the simplest, most elementary religion, he is implicitly acknowledging that religion has own evolution from a simple origin. So more generally, Durkheim's view of religion as socially determined led him to seek the established causal relationship between the features of social structure and the content of social believer and ritual practices. So Raymond Aron, he writes the sociological interpretation of religion takes two forms. जो in totemism, man worship their own society without realizing it or the quality of sacredness it attach first of all the collective impersonal force and which he representative the society itself. यानी जो टोटेमिज्म में जो वर्शिप करते थे मैन, उनकी अपनी ओन सोसाइटी को बिना रियलाइज़ किए हुए उसकी क्वालिटी और बिना रियलाइज़ किए द सेक्रेडनेस, वो उसकी वर्शिप किया करते थे और उससे अटैच हैं. सो सोसाइटीज़ आर इंक्लाइन टू क्रिएट गॉड्स और रिलीजियस व्हेन दे आर इन स्टेट ऑफ exaltation. So exaltation means the situation uniting the people and therefore the concept of sacred comes. यानी जो situation लोगों को जोड़ती है और the concept of sacredness आता है, तो उसको हम कहते हैं exaltation. So an exaltation which occurs when social life is intensified. Finally, Durkheim had certain generalization of the function of the religion. वो क्या थे? He analyzed the important function of religion, that the disciplinary function, cohesive function, vitalizing function and euphoric function. So in disciplinary function, religious rituals prepare men for social life. Disciplinary function में हमें social life के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए डिसिप्लिन दिया जाता है, तैयार किया जाता है बाय इम्पोजिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड ए सर्टेन मेजर ऑफ एजर्टिसिज्म. एंड इन कोहेसिव फंक्शंस रिलीजियस सेरेमनीज ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. कोहेसिव में क्या होता है? जो हमारी रिलीजियस सेरेमनीज, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं जो हमें एक दूसरे के साथ बांधते हैं. एंड दिस सर्व टू रिफॉर्म देयर कॉमन बॉन्ड्स एंड टू रीइंफोर्स सोशल सॉलिडिटी. जो हमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना सिखाते हैं, मिलना सिखाते हैं, ताकि जो हमारी जो सॉलिडेरिटी है, जो पीस है, वो सोसाइटी का मेंटेन रह सके. तो हमारे जो फेस्टिवल हैं, हमारे जो सेरेमनीज़ हैं, वो इसीलिए हम मनाते हैं. So in vitalizing function,
religious observance maintain and revitalizes the social heritage of the group and help transmit its enduring values to future generation. जो vitalizing functions होते हैं, हम उसमें जो हमारे जो religious beliefs हैं, norms हैं, उनको transmit किया जाता है, उनको हम उनकी help से लोगों को it's enduring the values of the future and generations. तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे किस तरीके से हम उनको डिसिप्लिन में रख सकते हैं, हमारी फ्यूचर को, हमारे जनरेशन्स को. तो इस चीज़ के लिए जो फंक्शंस हैं रिलीजियस ऑब्जर्वेंस जो है इसको मेंटेन रखते हैं, रीवाइटलाइज किया जाता है. सो फाइनली जो रिलीजन हैज़ ए यूफोरिक फंक्शन. यूफोरिक इज़ दैट serves to counteract feeling of frustration and loss of faith and certificate of re-establishing the belief sense of well-being. So their sense of essential tightness of the moral world of which they are part. यानी जो हम जिस moral world का part है उनसे हमारी essential जो tightness है वो होती है, that is called the euphoric functions. डेफिनेटली कोई भी स्टडी होती है या थ्योरी होती है तो उसके लिए क्रिटिसिज्म भी ज़रूर होता है. कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो दुर्खीम्स की थ्योरी थी, तो दुर्खीम्स सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन वाज प्योरली स्पेकुलेटिव. ये क्रिटिसिज्म आए थे. अकॉर्डिंग टू गोल्डन वाइजर ही डिफाइंड दैट दुर्खीम्स थ्योरी इज़ वन साइडेड एंड साइकोलॉजिकली अनटेंटेबल एंड ही आर्गूड दैट सोसाइटी possessing the religious sentiments and is capable of accomplishing unusual things, but it can hardly produce that sentiments out of itself. तो sentiments उससे जो हार्डली प्रोड्यूस हो रहे हैं सोसाइटी से ही रिलेटेड. उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी को अकम्प्लिश करने के लिए किस तरीके से अनयूजुअल थिंग्स जो हैं वो कैपेबल होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर बाय मेकिंग द सोशल माइंड और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन द सोल सोर्स ऑफ रिलीजन, दुर्खीम रिजॉर्टेड टू something quite mysterious in itself and hence failed to give a satisfactory explanation. एक mysterious जो थिंग के बारे में, supernatural थिंग के बारे में उन्होंने बताया है लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाए. तो in coming to the view of universal distinction of the sacred and the profane, Durkheim believed he had validated his theory of moral authority, but as the focal point of Durkheim's definition of religion is concerned, the distinction of sacred and the profane is applied to substantiate the view, and religion has nothing to do with the existence of God and spirit. And many anthropologists today no longer accept the totemism. बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ टोटेमिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया इन अ फॉर्म ऑफ रिलीजन एट ऑल. सो बट सी इट एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन. इसको सिर्फ एक रिचुअल्स और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ही देखा है, विच कैन को एग्जिस्ट विद अ सीरीज ऑफ रिलीजियस institutions. So it has been criticized that some of the features of Central Australian totemism to which Durkheim gave particular prominence, such as the regularized ceremonial activities, are either absent or exist in quite different from elsewhere. जो regularized जो ceremonies होती हैं वो वहाँ पे absent थी and they were exist in quite different in elsewhere. So there is no evidence to all the Australian totemism is the earliest form of totemism, and Durkheim's emphasis on figured representation of the totemism questionable since most of the totems are not so represented. ये जो है criticism है. मार्क्स जो है उन्होंने criticism जो दिया है अपना ignores the positive functions. He said that he ignores the Durkheim ignored the positive functions. Neo-Marxists see certain form of religion as assisting the development of class consciousness. जो certain जो फॉर्म ऑफ रिलीजन उन्होंने बताया कि वो डेवलप करते हैं क्लास कॉन्शियसनेस को. एल्थ्यूजर ने रिजेक्ट किया इस कॉन्सेप्ट को दुर्खीम्स की ऑफ एलिनेशन एज अनसाइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन ए रोमांटिक आइडिया दैट वी हैव ए ट्रू सेल्फ. So there are many
criticism with the theory of Durkheim's religion theory. So Durkheim views are relevant to primitive society. Although religions reinforce the social values and promote social solidity, it is not the worship of society. कई लोगों का कहना है, but Durkheim's view are relevant to the primitive society where integration of social institutions and culture is more pronounced. So it is less relevant to modern societies when many cultures, social ethnic groups, specialized organization and range of religious beliefs and practices or beliefs in the institutions exist here. So in spite of the different criticism, sociology of religion of Emile Durkheim is very much appreciated by the sociologists. In spite of many criticism, जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है उसको बहुत ही ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट ने अप्रिशिएट किया, एंड द रियल मेरिट ऑफ इट्स एनालिसिस इन हिज रिकॉग्निशन ऑफ द वाइटल सोशल फंक्शन दैट द रिलीजन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी है। जैसा हम लोग भी जानते हैं कि रिलीजन जो है, जब हमारे फॉर्मल लॉज हमारे पास नहीं थे, हमारी लाइफ जो है रेगुलेशन जो था, लाइफ को रेगुलेट करने के लिए ही हमारे रिलीजन जो है हमें सपोर्ट करते रहे हैं, उनसे ही हम सीखते रहे। हमारे जो मॉरल्स हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, उन्हीं से ही हमारी जो सोसाइटी है उसकी सॉलिडरिटी को मेंटेन किया जाता रहा है। आज भी हमारे अंदर जो चीज़ें शुरू से जो हम लर्न करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार में रह के, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसका लर्निंग प्रोसेस उसके कल्चर से उसको सोशलाइज किया जाता है टू बिकम ए सोशलाइज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की सॉलिडरिटी को, उसके बैलेंस को बनाने के लिए, उसके पीस को मेंटेन करने के लिए हमारे रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। आई होप कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी की क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। मेरी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।